आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? डिफरेंशिएशन हम करते क्यों हैं? देखो, अगर ऐसा है, मान के चलो कि अगर मेरे पास एक रॉड है, उसको मैं हीट अप कर रहा हूं। इस रॉड को, एक आयरन की रॉड है या कॉपर की कोई भी रॉड है, हमारे पास एक XYZ कोई रॉड है, और इस रॉड को मैं यहाँ पे हीट अप कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा, और इसको मैंने यहाँ पे हीट अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब ऐसा है कि जब मैं इसको यहाँ पर हीट अप कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो क्या सेम टेम्परेचर यहाँ पर भी होगा? तो क्या सेम टेम्परेचर यहाँ पर भी होगा या सेम टेम्परेचर यहाँ पर भी होगा? ऐसा हो सकता है? सर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू कर दूंगा, मैं इसको और ज़्यादा बड़ा करके अगर देखो तो जैसे ही मैं इसको हीट करना शुरू हो जाऊंगा तो यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलो कि 60 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलो कि 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर टेम्परेचर मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस है। तो एज लॉन्ग एज जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता चला जा रहा है तो इसका टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है। इस अगर यूनिट लेंथ में कंसिडर करता हूँ, मान के चलो कि इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर की लेंथ में जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, वो आ रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, डेल्टा टी जो आ रहा है वो आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। जब हमारे पास डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर के बराबर है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रहे कि हम जब भी डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा एल, तो ये सब हमारे पास चेंज इन लेंथ है, ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, या चेंज इन टाइम है, या टेम्परेचर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, डेल्टा एक्स जो हमारे पास है चेंज इन एक्स है, डेल्टा वाई जो हमारे पास चेंज इन वाई है, तो ये सब चीजें हमारे पास है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मूल आधार पर क्या कहता है, डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि सर अगर हमारे पास 1 मीटर की लेंथ पे इतना चेंज आ रहा है, ठीक है, 1 मीटर की लेंथ पे इतना चेंज आ रहा है, तो हो सकता है जब 0.001 मैं लूंगा, 0 जब लेंथ में चेंज में लूंगा, इतना सा चेंज लूंगा, बहुत छोटा चेंज, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल जब मैं लूंगा 0.1 मीटर, तब भी तो इसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, तब भी इसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। कि ऐसा हुआ कि डायरेक्ट हमारे पास 10 डिग्री का सेल्सियस का 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। इसके हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा तो जब हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है या कोई भी है, ठीक है, जब हमारे पास उसमें चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, तो एनर्जी कैसे एक्सचेंज होता है? तो सर ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं? ये हमारे पास मेटल के पार्टिकल्स हैं, और सॉलिड स्टेट में ये वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। तो पहला वाइब्रेशन कर रहा है, अब ये दूसरे को वाइब्रेशन करेगा, पहला वाइब्रेट कर रहा है और फिर ये क्या करेगा, दूसरे को वाइब्रेट करवाएगा, ऐसा। ठीक है, ये तो मैं बहुत बड़े स्केल पे शो कर रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। क्या हो रहा है सर, पहले वाला जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा। अगर इसको बहुत इस लाइन में जो एनर्जी मिल रहा है, इस लाइन में जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स को जब एनर्जी मिल रहा है, तो ये पार्टिकल्स मतलब ये मान के चलो कि ये हीट को डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। जब ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो ये अगले को टकराएगा और ये भी वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा।
अगर इसका वाइब्रेशन, पहले का वाइब्रेशन मीन पाथ से, ये मीन पाथ है इसका, मतलब 0, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर जाता है, तो ये वाला इसका अगर ये मीन पाथ है तो ये 8 एंगस्ट्रॉम के बराबर जाएगा। और उसके अगला जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट जब करेगा, ये जब वाइब्रेट करेगा तो इसका मीन डिविएशन से जो वाइब्रेशन का इसका रहेगा वो हो सकता है 7 डिग्री या 7 एंगस्ट्रॉम या 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर जाएगा। उसका अगला जो है वो हमारे पास कितने एंगस्ट्रॉम में जाएगा, वो उससे कम में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन पार्टिकल्स की एनर्जी हाई है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि अगर इनका इसको हीट करने पे 10 जूल्स का एनर्जी है, तो इस पे हमारे पास 9 जूल्स का है, इस पे हमारे पास क्या है 8 जूल्स का है, अगले का हमारे पास 7 जूल्स पर होगा। तो 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में ये पार्टिकल्स कितना छोटा छोटा होगा, जस्ट इमेजिन दिस, कितना छोटा होगा, कितने छोटे लेवल पर ये वाइब्रेट कर रहा होगा। और इतने छोटे लेवल पर एक की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो रही, दूसरे में ट्रांसफर हो रही, दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं इसको फिजिक्स के हिसाब से भी बता रहा हूँ। इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। इसी को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। और जब ये डिफरेंशिएशन बहुत छोटे लेवल पर होता है तो वो हमारे पास होता है डेरिवेटिव। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव जब लेते हैं तो हम कहते हैं लिमिट डेल्टा एल अप्रोचेस टू 0, कि सर जो लेंथ में चेंज आ रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 मीटर के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है, वो लगभग 0 है, अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 0। इसीलिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 या डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हम लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो एक चीज और मैं बताता हूँ मोटे मोटे तौर पर, जो आपको आई होप कि बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इक्वल्स टू 1/10 और 1/100, जो कि मैं अक्सर क्वेश्चंस में यूज करता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि x जो हमारे पास है, x जो हमारे पास है वो हमारे पास है कोई बच्चे का फादर है, कोई बच्चे का फादर है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमारे पास है, लेट अस सपोज दैट कि x जो महीने का कमाता है वो 80,000 कमाता है, 80,000 रुपीज कमाता है। और जो हमारे पास y है, जो y है वो एक बच्चा है, वो एक स्टूडेंट है, STD स्टूडेंट है, और ये हम कंसिडर कर रहे हैं y को। इनके बीच का जो फंक्शन है, इनके बीच का जो फंक्शन है वो फंक्शन है f of x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ x, 1/10 ऑफ x, ठीक है। 1/10 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और मुझे ये पता है कि y इज डायरेक्टली, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि मुझे ये पता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, एक इक्वेशन में कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू x है, या मैं बता दो कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा ये क्लियर है कि सर y इज डिपेंडेंट ऑन x, कि सर जो स्टूडेंट है वो सीधा सीधा सा निर्भर कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x के बराबर। जो स्टूडेंट है वो सीधा सीधा सा फादर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फादर के ऊपर, है ना, क्योंकि उसके पास अपना तो कुछ होगा नहीं। तो ये तो मुझे पता है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डिपेंड कर रहा है, लेकिन कितना डिपेंड कर रहा है, कितना डिपेंड कर रहा है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कि कितना डिपेंड कर रहा है तो वो प्रोपोर्शनलिटी में आता है। तो जब हम ये बताते हैं कि y इक्वल्स टू 1/10 ऑफ x, तो इस इक्वेशन में ये पूरा क्लियर है, और बीच में इक्वल टू आ गया है, बीच में क्या आ गया है, इक्वल टू आ गया है। यहाँ पर ये क्लियर है
जो स्टूडेंट है वो लगभग लगभग 10वीं हिस्सा बराबर है किसके, फादर के। अगर ऐसे बताऊं तो भाई अगर फादर को 80,000 मिल रहा है तो 1/10 को फंक्शन को ऑपरेट करते हुए y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 1/10 ऑफ 80,000 एंड दैट इक्वल्स टू 8,000। तो मतलब y को जो वैल्यू मिलेगी वो 8,000 मिलेगी पर मंथ, है ना। तो 1/10 इंट्रोड्यूस करने से, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, इसीलिए एक इक्वेशन में कांस्टेंट का यूज किया जाता है। एक कांस्टेंट का यूज क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू वी यूज हम क्या यूज करते हैं सर, वी यूज अ कांस्टेंट, हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, है ना। जब भी हमें दिखता है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास ओम्स लॉ है, मैं ये कहता हूँ कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि एक सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो डिपेंड करेगी कि बैटरी कितना पोटेंशियल का हमारे पास लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ओम्स लॉ ये कहता है V इज इक्वल टू IR वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने क्यों यूज किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने यूज किया क्योंकि सर मुझे ये पता है कि पोटेंशियल लगाने पर मुझे करंट मिलेगा, लेकिन कितना करंट मिलेगा वो नहीं पता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सर रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है। या मैं यूं कह दूं कि सर मान के चलो एक हमारे पास क्या है, एक टैंक है जिसमें बहुत सारा पानी है। मुझे ये पता है कि अगर इस टैंक से मैं पाइप लगाऊंगा, इस टैंक से मैं क्या करूंगा, पाइप लगाऊंगा, तो इस पाइप से मुझे पानी मिलने वाला है, इस पाइप से मुझे पानी मिलने वाला है। कि भाई अगर यहाँ पर वाटर है, टैंक है, तो इससे आगे अगर मैं पाइप लगाता हूँ तो मुझे यहाँ से पानी मिलने वाला है, वाटर, आई विल गेट वाटर। बट हाउ मच, कितना, वो पानी का वैल्यू जो है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी कि सर यहाँ पर जो टैप लगा है, या मैं कह दूं कि जो स्टॉप लगा है, आपके घर का स्टॉप जो होता है, वो स्टॉप कितना खुला है, स्टॉप के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये स्टॉप क्या कर रहा है, पानी के बहाव को रोक रहा है। तो मैं ये बात करता हूँ कि सर टैंक लगाने पर मेरे को वाटर मिलेगा, लेकिन वो वाटर कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट क्या है, स्टॉप है या आपके घर का टैप है, ठीक है भैया। तो इसीलिए हम एक इक्वेशन में कांस्टेंट का यूज करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को पकड़ रहे होंगे, थोड़ा सा आप मेरी बात को यूज थोड़ा सा इसमें आ रहे होंगे, लय में आ रहे होंगे कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फिक्स कर दिया कि y इक्वल्स टू 1/10 ऑफ x फंक्शन है, ठीक है। और ये बता रहा है कि सर अगर 80,000 x की वैल्यू है तो y को मिलेगा 8,000, कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा। अभी एक चीज का ध्यान देना, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, अगर 1/10 को मैं फिक्स रखता हूं, मतलब फंक्शन मेरे पास सेम है, और फादर की इनकम में मैं थोड़ा सा चेंज लाता हूँ, 80,000 से 90,000 कर देता हूँ, 90,000 उनको पे मिल रही है, तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितना आ रहा है, 90,000 माइनस 80,000, तो चेंज कितना आ रहा है, 10,000 का। जो फादर की इनकम में जो चेंज है, जिसको मैंने x कंसिडर करके रखा हुआ है, तो उसमें जो चेंज आ रहा है, मैंने पहले ही कह दिया ना, डेल्टा x हमारे पास क्या है, चेंज है। तो फादर की इनकम में जो चेंज है वो डेल्टा x है, और वो कितना आ रहा है, 10,000 का। मतलब ये हुआ कि 80,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इंप्लाइज 1/10 ऑफ 80,000 मेरे पास क्या था, 80,000, यहाँ पे 8,000 लिख दिया मैंने, 80,000 क्या था, वो था x, ये क्या था, x, और 10,000 मेरे पास क्या है, चेंज इन x है, डेल्टा x। जब मैं इसमें चेंज लाऊंगा
तो बच्चे की इनकम में कितना चेंज आएगा, 1/10 ऑफ बच्चे की इनकम में 90,000। तो ये जीरो खत्म, तो इसको कितना मिलेगा सर, डेल्टा वाई जो हमारे पास यहाँ पे आया, बच्चे को जो इनकम में चेंज आया वो आया 9,000। जब हमारे पास 80,000 इनकम थी तो उसको मिल रहा था 8,000। जब उसकी इनकम 90,000 होगी तो उसी वक्त बच्चे की इनकम में भी चेंज आया। तो अगर उसको पहले 8,000 मिल रहा था, अब 9,000 मिल रहा है, तो चेंज कितना है इसमें, चेंज कितना है इसमें, 9,000 माइनस 8,000, तो ये कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो ये क्या है, चेंज इन द इनकम ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट का इनकम क्या है, वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास है डेल्टा वाई, चेंज इन वाई, डेल्टा वाई। और ये कब आएगा सर, उसको 8,000 तो मिल रहा है और 1,000 अभी और मिल रहा है, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कि 8,000 जमा 1,000। क्यों, क्योंकि उसके फादर के इनकम में चेंज आया है। जब उसके फादर की इनकम में चेंज आएगा तभी उसकी इनकम में भी चेंज आएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है 1/10। ठीक है भैया, तो ये जो चेंज आ रहा है किसकी इनकम में, बच्चे की चेंज की इनकम में, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट है। और किसकी वजह से चेंज आ रहा है, चेंज इन द इनकम ऑफ फादर्स। जब हम इसका रेशियो लेते हैं तो चेंज यहाँ पर इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली, चेंज इन द इनकम ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द इनकम ऑफ फादर, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन द इनकम ऑफ स्टूडेंट दैट इज डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आई होप कि आप मेरी चीज बातों को समझ रहे होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि चेंज इन द टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। या कोई भी फंक्शन मैं कंसीडर करता हूँ, कोई भी अन्य फंक्शन, जब हम चेंज निकालते हैं तो इसी को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है भैया, आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप मेरे को एक बार वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं आगे बढ़ूं, डेरिवेटिव क्या होता है सर, फिर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है, जब हम ये बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि डेल्टा एक्स जो आया वो 10,000 था, और इसकी वजह से जो चेंज इन द इनकम ऑफ स्टूडेंट आया वो कितना आया, 1,000 आया। लेकिन ये बहुत मोटा मोटा सा मतलब बहुत मोटा मोटा सा चेंज है। अगर मैं कहूं कि ये चेंज लगभग लगभग ना के बराबर है, चेंज लगभग लगभग ना के बराबर है, तो फिर इसको तभी तो चेंज आ रहा है, तभी तो चेंज आ रहा है। तो उस चेंज को व्हेन चेंज इज अप्रोक्सीमेशन जीरो, या मैं यूं कह दूं कि चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। और ये क्लियर है, और ये क्लियर है कि अगर y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और अगर x में हल्का सा भी चेंज आता है तो उसी वक्त y में भी चेंज आएगा। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई x डेल्टा x अप्रोचेज टू जीरो है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब जो चेंज इन x आ रहा है वो लगभग लगभग ना के बराबर है, तो भाई y में भी तो चेंज आएगा ना। भले ही वो लगभग लगभग जीरो को अप्रोच कर रही है, वो भी जीरो को अप्रोच कर रही है, लेकिन उसमें चेंज तो आ रहा है। इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, और इसको हम लिखते हैं dy बटे में dx। और ये कितना होता है सर, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा y बटे में डेल्टा x, ये हमें निकालना होता है, ये हमें निकालना होता है। ठीक है भैया, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या बेसिक फर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के सेशन में हम
बात करेंगे डिफरेंशिएशन बाय एबेनिशन मेथड। एबेनिशन मेथड से डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमने पिछले सेशन में बात किया था कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू f of x। कोई भी एक फंक्शन है और ये में भी हो सकता है एक्स स्क्वायर हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन होता है जहां पर हमारे पास y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करे, तो डिफरेंशिएशन बाय एबेनिशन मेथड क्या कहता है? अच्छा, कीपिंग द फंक्शन सेम, वाइल कीपिंग द फंक्शन सेम, अगर मैं फंक्शन को सेम रखता हूं और हमने ये देखा था कि सर अगर मैं x में हल्का सा भी चेंज लाता हूं, प्लस माइनस डेल्टा x, या तो उसको इंक्रीज करता हूं या तो डिक्रीज करता हूं, तो उसी वक्त मेरे पास y में भी चेंज आता है और वो डिफाइन करेगा कौन? फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं ये कह दूं कि भाई हमने कहा था कि y जो है वो स्टूडेंट है और x जो है वो हमारे पास फादर है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया था y इक्वल्स टू 1/10 ऑफ x, 1/10 ऑफ x। और भाई अगर x में 80,000 था तो y को कितना मिल रहा था? 8,000 मिल रहा था। और भाई अगर मैं ये बात करूं क्या हमारे पास डिमोशन हो गया, 70,000 मिल रहा है, तो y को कितना मिलेगा? 7,000 मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में ही रहेगा, इट मे बी प्लस माइनस डेल्टा x। तो डेल्टा x यहाँ पर कितना है? डेल्टा x यहाँ पर फिर से है 1,000 का, 10,000 का। और यहाँ पर डेल्टा y हमारे पास कितना है? डेल्टा y जो है वो 1,000 का है, क्योंकि फंक्शन सेम है 1/10। तो फंक्शन को सेम रखते हुए हमारे पास अगर x में चेंज आ रहा है तो y में भी हमारे पास चेंज आ रहा है। यहाँ पर मैंने डेल्टा x लिख दिया है, ये डेल्टा y है। तो डिफरेंशिएशन मैंने जैसे कहा था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हमें निकालना होता है डेल्टा y बटे में डेल्टा x। इन दो इक्वेशन से अगर मैं डेल्टा y बटे में डेल्टा x निकालने की कोशिश करूं तो वो कैसे निकलेगा? हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन first from second we get, what will we get? We get y plus delta y minus y equals to f of x plus delta x minus प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, प्लस माइनस, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई हमारे पास जो चेंज आ सकता है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा y हमारे पास कितना आएगा? f ऑफ x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब बहुत सारी बुक्स पर डेल्टा x को लिखा गया है h के बराबर, तो कुछ कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर h आ जाएगा, डेल्टा x की जगह पर क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, ठीक है भैया, कोई फर्क नहीं है। ओके, सिर्फ सिंबल बदलेगा और बाकी बात तो सेम ही करेंगे। अब मेरे पास डेल्टा y आ गया, तो डेल्टा y आ गया तो डेल्टा x भी होना चाहिए। तो मेरे पास क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या करते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग, अलग कलर से लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। तो हमारे पास क्या आता है? डेल्टा y बटे में डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां तक हमारे पास डिफरेंशिएशन खत्म होता है। लेकिन अगर पूछे कि डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो डेरिवेटिव्स के केस में हम क्या कहते हैं कि सर जो x में चेंज आ रहा है वो लगभग ना के बराबर आ रहा है, जो x में चेंज आ रहा है वो लगभग ना के बराबर आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? लिमिट लेना होता है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ
एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये रहता है हमारे पास डेरिवेटिव। और इसका ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है, ये इसको हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव्स। तो भैया विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसी चीज को हमें निकालना होता है। और कितने स्टेप्स में निकालते हैं हम, 4 स्टेप्स में इसको निकालते हैं। स्टेप नंबर ऊपर गया एक, ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारे पास स्टेप नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 जहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 और ये हमारे पास स्टेप नंबर 4। ये 4 स्टेप्स करके हमारे पास टोटल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अगले क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के 5-6 बेसिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। आई होप कि डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड में हम क्या करेंगे ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड हाँ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास इसका कंसेप्ट चला जाए, है ना। कंसेप्ट के ऊपर ही हमारे पास, अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ोगे, फिर फिजिक्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे। ठीक है भैया, तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।